नमस्कार। सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। संभल हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई तेज हुई है। पुलिस ने संभल में सपा सांसद वर्ग के मोहल्ले दीपा सराय में 3 घंटे तक 13 घरों में दबिश की। तमंचे, कारतूस और स्मैक हुआ बरामद। ज्ञानवापी मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। बदायूं कोर्ट में नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में भी आज सुनवाई। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। ये रंगोली 55,000 वर्ग फुट की है और इसमें 11 टन रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। रंगोली बनाने में 50,000 महिलाएं कर रही हैं प्रतिभाग। डिजिटल अरेस्ट करके एक महिला से 46 लाख की ठगी के मामले में कन्नौज जिले में एक मदरसा चलाने वाले शख्स और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच के बाद नियमों के आधार पर की जाएगी कार्यवाही। पीएम मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का पानीपत से शुभारंभ किया। प्रदेश की महिलाओं से इस योजना को लेकर दिखा उत्साह। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। संभल हिंसा के बाद अब पुलिस ने संदिग्धों और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को पुलिस ने दीपा सराय इलाके में 13 घरों में ताबड़तोड़ दबिश दी। सपा सांसद के इलाके में पुलिस ने करीब 3 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान मौके से भारी तादाद में स्मैक और तमंचे, कारतूस बरामद किए गए। संभल हिंसा के बाद पुलिस जांच में जो नाम सामने आ रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस की दबिश लगातार जारी है। सोमवार को एसपी कृष्ण कुमार विश्नोई, एएसपी श्रीश चंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने 2 थानों के अलावा आरआरएफ के साथ दीपा सराय इलाके में दबिश दी। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा चेकिंग के दौरान 3 दर्जन वाहनों का चालान किया गया है, जबकि 4 गाड़ियां सीज की गई हैं। आज मुखबिर खास की सूचना पे दीपा सराय एवं तीमरदास सराय उसके आसपास के क्षेत्रों में 13 जगहों पे दबिश दी गई, जिसमें 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है। करीबन 32 के करीबन गाड़ियाँ हैं, उनके चालान किए गए हैं। कुछ गाड़ियाँ सीज भी की गई हैं। ये चेकिंग अभियान है, ये पुलिस द्वारा अनुरत रूप से संभल में चलाया जाएगा। अभी तक कुल 39 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो 24 नंबर की हिंसा हुई थी उसके मद्देनजर, और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित की जा रही हैं। बदायूं कोर्ट में आज नीलकंठ महादेव मंदिर बनाम जामा मस्जिद मामले में सुनवाई होगी। सुनवाई बदायूं के सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी है। पिछली सुनवाई 3 दिसंबर को हुई थी, जिसमें जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी की ओर से बहस के दौरान वकील ने मामला खारिज किए जाने की अपील की थी। उनकी तरफ से दी गई दलील में कहा गया था कि वादी को दावा करने का अधिकार नहीं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद में वहां मस्जिद है, मंदिर नहीं। जबकि वादी हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश पटेल ने 2 अगस्त 2022 को दायर याचिका में जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था, जिस पर न्यायालय में आज सुनवाई होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित वजूखाने का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सर्वे कराए जाने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 21 नवंबर को होने वाली सुनवाई 10 दिसंबर तक के लिए टाल दी गई थी। दरअसल हिंदू पक्ष लंबे समय से वजूखाने के एसआई से सर्वेक्षण कराने की मांग कर रहा है। इसको लेकर हिंदू पक्ष से दायर याचिका में शिवलिंग को छोड़कर वजूखाने के बाकी हिस्सों का भी सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है। हालांकि मुस्लिम पक्ष लगातार इसका विरोध करता रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। समाचारों में वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। महाकुंभ के अवसर पर प्रयागराज में विश्व की सबसे बड़ी रंगोली तैयार की जा रही है। ये रंगोली 55,000 वर्ग फुट की है। इसमें 11 टन रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। इस रंगोली को कुशल कलाकारों और स्वयंसेवकों की टीम द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और इसकी कलात्मक विरासत को प्रदर्शित करती है। विश्व की सबसे बड़ी रंगोली बनाकर उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल करने के कार्य में शहर की 50,000 महिलाएं प्रतिभाग कर रही हैं। आज 10 दिसंबर तक इसको पूरा किया जाना है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात उस खबर की जिस पर पूरे प्रदेश को गर्व है। नोएडा में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का सफल ट्रायल किया गया है। पूरी खबर देखिए। नोएडा एयरपोर्ट के लिए सोमवार का दिन बहुत ही खास रहा। सोमवार को नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर विमान की सफल लैंडिंग हुई। क्यों रहा ये खास, ये भी जानिए। नोएडा में बना एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर पहली बार विमान ने सफल लैंडिंग की। सोमवार दोपहर 1:31 पर ये इतिहास रच दिया। दिल्ली से उड़ान भरकर पहला व्यावसायिक 10 मिनट में नोएडा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइंग जोन में पहुंच गया। उपकरणों सहित अन्य संसाधनों की जांच के लिए 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के आसपास मंडराता रहा, जिसके बाद उसकी सफल लैंडिंग कराई गई। इस क्षेत्र को कुछ वापस कर सका और मैं समझता हूँ अब इस क्षेत्र का विकास 4 गुनी गति से आगे बढ़ेगा। विकास की दृष्टि का जो सपना है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, वह सपना पूरा होता नजर आ रहा है। जब मैं यहाँ आया था तो ये बैकवर्ड क्षेत्र था, बहुत बैकवर्ड क्षेत्र, जाने के रास्ते नहीं थे। आज यहाँ पर देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े हवाई जहाज, जिन्हें वाइड बॉडी हवाई जहाज कहते हैं, वो यहाँ उतरेंगे। 3,900 मीटर की हवाई पट्टी, सभी तरह की विश्व स्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित ये एयरपोर्ट होगा और मैं समझता हूँ इस एयरपोर्ट के बाद क्षेत्र की जनता का भाग्य बदलेगा। नोएडा में एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट का सफल ट्रायल पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ देश भर के सपने को नई उड़ान देने को तैयार है। सोमवार को पूरा पिछड़ा इलाका अब दुनिया के मानचित्र में अपनी अलग अलग पहचान बनाने जा रहा है। समाचारों में वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख कर लेते हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रयागराज एयरपोर्ट पर टर्मिनल भवन का निरीक्षण किया और निर्माण कार्य की समीक्षा बैठक की। इस मौके पर प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक मुकेश चंद्र उपाध्याय ने बताया कि आने वाले दिनों में लगभग 8 हवाई जहाज हम एयरपोर्ट पर खड़ा कर सकेंगे और जो यात्रियों की संख्या 350 की क्षमता थी उसको बढ़ाकर अब ये 800 के लगभग हो गई है। जो पार्किंग स्थल 200 गाड़ियों का था उसको बढ़ाकर 400 गाड़ियों का किया जा रहा है। कई सेवाओं की भी सुविधा शुरू की गई है जिससे आने वाले यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। हमारे यहाँ मीट एंड ग्रीट सेवा का संचालन शुरू हुआ है, जिसमें हम आने वाले यात्रियों को एक असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉली असिस्टेंस, टिकटिंग असिस्टेंस और टैक्सी असिस्टेंस, जो कि पेड व्यवस्था है। बट बाकी जो भी ए क्लास और बी क्लास एयरपोर्ट्स हैं उन पर ये सुविधाएं उपलब्ध हैं और अब हमारे प्रयागराज एयरपोर्ट पर भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो जो वृद्ध हैं या जो नीडी हैं, जिनको इस तरह की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, वो व्यवस्था भी अब आज से हमारे यहाँ इस प्रयागराज एयरपोर्ट पर उपलब्ध है। इसका मूल रूप से कई तरह के लोग उपयोग करते हैं, जैसे दिव्यांग लोग हैं हमारे, या वृद्ध लोग हैं, या हमारी माताएं हैं जो अकेले सफर करती हैं बच्चों के साथ, तो उनको एक सहायता की आवश्यकता पड़ती है। और उसी कड़ी में, मतलब सुविधाओं की कड़ी में, यह एक और मानक हम लोगों ने यहाँ से आज से शुरू किया है और उम्मीद करते हैं कि लोग आने वाले पैसेंजर इसका लाभ लेंगे और इसका उपयोग करेंगे।
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फतेहपुर में एमएसएमई, खादी, ग्रामोद्योग एवं रेशम विभाग के विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देखी और उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व लक्ष्यों के अनुरूप 100% पूर्ति के निर्देश भी दिए। एमएसएमई मंत्री ने कहा कि एमएसएमई जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उसमें ओडीओपी में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 78% व मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार में 80% की लक्ष्य पूर्ति की जा चुकी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना से पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार नौजवानों के लिए 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के ऋण देगी, जिससे वे छोटे छोटे उद्यम स्थापित कर रोजगार कर सकें। इस स्कीम में प्रतिवर्ष 1 लाख नौजवानों को जोड़ा जाएगा। में जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो ओडीओपी की स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की स्कीम है, उसका एक टारगेट रहता है। तो उसके लक्ष्य की पूर्ति की चर्चा हुई, जिसमें लगभग ओडीओपी में 78% का इन्होंने टारगेट पूरा किया है। 168 लाख रुपए में लगभग 78% इन्होंने सब्सिडी दी है। क्योंकि ये सब्सिडी देते हैं, लोन जो मिलता है उसमें 25% की सब्सिडी देते हैं। और इसी तरह से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में भी अच्छी प्रगति है, 80% का लक्ष्य इन्होंने पूरा किया। अभी 3 महीने हैं, 100% ये कवर करेंगे। समाचारों में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। अब तो विश्वास हुआ, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी तो बीमारियों से फाइट होगी। रहना है फिट तो लीजिए बैद्यनाथ का शुगर फ्री च्यवनप्राश। च्यवनफिट 36 से भी ज्यादा दुर्लभ जड़ी बूटियों से बना, हर उम्र हर एक के लिए एक भरोसेमंद च्यवनप्राश। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो अपने पास नहीं है। मोदी ने हरियाणा में बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। इसका सीधा प्रसारण अलीगढ़ के मसूबाबाद स्थित LIC के डिविजनल कार्यालय में सीधा प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनकर जिले की महिलाएं बहुत खुश हुई। वहीं महिलाओं ने बताया कि मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना LIC सखी का शुभारंभ किया है। इसमें LIC से हमें मानदेय भी मिलेगा। पहले एजेंट के तौर पर सिर्फ कमीशन ही मिलता था। इससे महिलाएं कामकाजी बनेंगी और स्वयं का रुपया कमाकर आत्मनिर्भर बनेंगी। जैसा कि LIC में का वो स्लोगन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। और पहले क्या था, एजेंट बनने पर सिर्फ हमें कमीशन बेस्ड वर्क होता था, लेकिन अब पहली साल में 7,000 रुपए पर मंथ और दूसरी साल में 6,000 रुपए पर मंथ और तीसरी साल में 5,000 रुपए पर मंथ मिलेगा। और जैसा कि हम अच्छे से वर्क करेंगे तो हमारा कमीशन बेस भी उस पर बना रहेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी महिलाओं के लिए एक योजना जो कि 9 दिसंबर को लॉन्च की है पानीपत से, तो मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसा ही वो महिलाओं के लिए सोचते रहें और निरंतर करते रहें। ये जो इनिशिएटिव लिया है मोदी जी ने बहुत अच्छा लिया है महिलाओं के लिए, जो ना बीमा सखी करके है। और आज जो लॉन्च हुआ पानीपत से बहुत अच्छा है, क्योंकि इसे ना एक तो एजुकेशन का कोई बाउंडेशन नहीं, बहुत कम एजुकेशन से, जैसे कि हाई स्कूल से शुरू किया उन्होंने, और एज का भी कोई बाउंडेशन नहीं रखा है। तो इसमें प्रत्येक वर्ग और प्रत्येक हिस्से से औरतें अपना वर्क कर सकती हैं। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। मोदी जी ने ये योजना चलाई है, ये बहुत अच्छी है महिलाओं के लिए। महिलाएं पहले मतलब कुछ नहीं कर पाती थी, अब चाहे तो महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं। वहीं बरेली में भी पानीपत से प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। बरेली जिले में LIC के माध्यम से लगभग 500 महिलाओं को बीमा सखी बनाया गया। योजना से जोड़ने के बाद महिलाओं में काफी उत्साह दिखाई दिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा मोदी जी ने बताया, काफी महिलाओं के लिए ये काफी अच्छा है। घर के लिए, पढ़ाई के लिए, दूसरों की जिम्मेदारी के लिए भी काफी अच्छा है। मैं बीमा सखी बनी हूँ और इस बात से मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि अभी तक मैं अनएम्प्लॉयड थी और इससे एक तरीके से जो मेरी तरह और पढ़ी लिखी लेडीज हैं या लड़कियां हैं, उन्हें एम्प्लॉयमेंट की एक अच्छा सोर्स मिलेगा। और मोदी जी ने जिस तरीके से आज इस स्कीम को इनॉग्रेट किया, तो वुमेन एम्पावरमेंट में भी एक बहुत बड़ा मेन आपकी तरह कह सकते हैं स्टेप है। जी, हमें बहुत लगता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हो गए और आज जिससे हम जुड़े तो इसके साथ में मुझे मंथली पे मिलेगा, वो मिलेगा मतलब कमीशन। आपने ये तो होशियारी और उसके हिसाब से है, मतलब कितने कमीशन मिलना है, क्या मिलना है। इसके साथ साथ
जो भी होगा, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। ये बहुत ही अच्छी योजना है। यहाँ पर हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा गर्ल्स हैं, विमेंस हैं, जो अपने आप को सोचते हैं कि कुछ भी नहीं कर सकते, तो वो भी आके इस प्लेटफॉर्म पे आके यहाँ से अच्छे से अपने आप को अपग्रेड कर सकती हैं। और ये यहाँ पे आपको मंथली आपको 7,000 रुपीज मिलेंगे। साथ ही साथ आप जो भी काम करते हैं, जो भी वर्क करते हैं, उसका आपको इंसेंटिव भी यहाँ पर मिलता है। कन्नौज जिले में डिजिटल अरेस्ट के मामले में मदरसा संचालक पिता पुत्र की गिरफ्तारी हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले की पुलिस डिजिटल अरेस्ट की ठगी के आरोप में मदरसा संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार कर इंदौर ले गई। आरोपी पिता पुत्र पर आरोप था कि वह मदरसे के खाते में ठगी की रकम डलवाता था। जानकारी के मुताबिक कन्नौज जिले के तिरवा कोतवाली क्षेत्र के सतौरा गाँव निवासी अली अहमद खान व उनका बेटा असद अहमद डिजिटल अरेस्ट कर मदरसा के खाते में रुपए डलवाते थे। MP के इंदौर निवासी महिला से सितंबर माह में डिजिटल अरेस्ट कर 46 लाख की ठगी हुई थी। पीड़िता ने सितंबर में केस दर्ज करवाया था। इंदौर पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो जानकारी मिली कि कन्नौज जिले में सतौरा गांव में संचालित मदरसा फलहार दारेन साविरी के खाते में ठगी की रकम ट्रांसफर की है। इंदौर पुलिस ने सबूत के आधार पर मदरसा संचालक पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जितेंद्र कुमार ने मामले की गहनता से जानकारी के बाद मदरसा नियमों के आधार पर कार्यवाही की जाएगी। के संचालक द्वारा जो प्रबंधक हैं, बाप बेटा दोनों लोगों ने जो उस तरह से एक खाता खोल करके मदरसे का, उसमें साइबर ठगी का प्रकरण संज्ञान में आया है। के माध्यम से जो हम लोगों को हमें जो जानकारी हुई है और उसका मैं तथ्यों की भी जानकारी कर रहा हूँ। जो भी नियमानुसार होगा, मान्यता प्रत्याहरण से लेकर लीगल फॉर्म पे जो होगा कार्रवाई हम लोग रजिस्ट्रार ऑफिस को प्रेषित करेंगे और मान्यता मतलब प्रत्याहरित की कार्रवाई जो भी होगी लीगल फॉर्म पे करने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति के बाद देश में लागू हुई नई शिक्षा नीति की बरेली में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े शिक्षकों और विद्यार्थियों ने सराहना की है। उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। बरेली के नवाबगंज तहसील स्थित राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य एवं राजकीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक डॉक्टर अवनीश यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति भविष्य की शिक्षा का उत्तम स्वरूप है, जिसके सुखद परिणाम होंगे। सरकार का बहुत दूरगामी सोच के बाद, यानी कि अगले कई दशकों के शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए और उसके एक सकारात्मक स्वरूप क्या होना चाहिए, उसको लेकर के सरकार द्वारा लाई गई है जो शिक्षा नीति, और इसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम दिखाई देने वाले हैं। नई शिक्षा नीति को लेकर खासा उत्साह है बच्चों में। एक जो पहले से एक धरना चल रहा था कि एक पर्टिकुलर स्ट्रीम से ही पढ़ना है बच्चे को, एक तो ये बाउंडेशन खत्म हो गया, तो बच्चे का जो अब स्कोप है वो बहुत है सब्जेक्ट में, बहुत वो बच्चा फ्री है कि वो कोई भी सब्जेक्ट्स लेके पढ़ सकता है, किसी भी कॉम्बिनेशन से पढ़ सकता है। सरकार ने नई शिक्षा नीति को लागू करने जा रही है, तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे जो 10th का बोर्ड था तो उसको अब हटा करके सीधे 12th में बोर्ड कर दिया गया है। अब इससे क्या होता है, इससे छात्र में ये लगता है कि पहले हमें 10th का बोर्ड देना होगा, फिर उसके बाद 12th का भी बोर्ड देना होगा, तो इससे छात्र में एक डर सा बना रहता है कि उसको 10th भी पास करना है, 12th भी। लेकिन अब सरकार ने नई शिक्षा नीति के में क्या किया है, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ 12th में ही बोर्ड होंगे। नई शिक्षा नीति में ये है, अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन है और अब 4 साल का ग्रेजुएशन कर दिया जाएगा, उसके बाद क्या है, अगर आप MA करते हैं या MSc करते हैं, आप डायरेक्ट उसके बाद PhD कर सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नई शिक्षा नीति है तो छात्रों के हित में है, और सरकार जो छात्रों के लिए कर रही है वो बहुत ही बढ़िया कर रही है। नई शिक्षा नीति जिसमें पहले बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर बहुत होता था, अब थोड़ा कम कर दिया गया है सरकार के द्वारा। पहले इसमें हमारी शिक्षा को पहले काफ़ी लंबा टाइम ज़्यादा खिंचता था, अब इसमें सरकार को देखते हुए कम कर दिया गया, और इसमें काफ़ी सुविधा कर दी गई है। पहले हमारा ग्रेजुएशन 3 साल में होता था, अब MA हमारा जैसे मान लो 2 साल का होता है। अब सरकार ने नई पॉलिसी लागू करके उसमें 1 ईयर का कर दिया है, और जो हमारा जैसे हम PhD वगैरह करने चाहते थे वो भी हमारा बहुत ही सही तरीके से मायने हुआ है। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है।
शाहजहांपुर जनपद की ओसीएफ रामलीला ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह के दौरान प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप की मौजूदगी में 939 जोड़े परिणय सूत्र के बंधन में बंधे। कार्यक्रम के दौरान दोनों मंत्रियों ने सभी जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनको जरूरत का सामान भी सौंपा। इस मौके पर मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक इस योजना का लाभ शाहजहांपुर के 7,500 जोड़ों को मिल चुका है और आगे भी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि जो धन अभाव में अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे थे, इस योजना में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सभी धर्मों के लोगों को बराबर की हिस्सेदारी देकर सबका सम्मान किया जा रहा है। दाम्पत्य सूत्र बंधन में बताया गया। मुख्यमंत्री जी की सबसे लोकप्रिय योजना है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। शाहजहांपुर में 7,509 जोड़े अभी तक इस सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो चुके हैं। आज 939 जोड़ों ने खास तौर से यह समारोह आयोजित किया गया 939 जोड़ों के लिए, जिसमें से ये सभी वर्गों के सभी जातियों के लोग यहाँ पर हैं। ये योजना ऐसी है कि जो दहेज सहित बिना दहेज के ये शादी होती है और घर वालों की सब मंशाएं, सारी इच्छाएं, सारी योजनाएं घर वालों की यहाँ पर पूरी होती हैं। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत करने का बड़ा फैसला लिया। जो गरीब लोग, जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग बच्ची की शादी करने में मुश्किल महसूस करते थे, असमर्थ महसूस करते थे, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सभी परिवारों को अपने राज्य सरकार का परिवार मानकर लाखों गरीब परिवारों की बच्ची और बच्चियों को दाम्पत्य जीवन में बांधकर उनको सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयास किया। फिरोजाबाद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 271 गरीब कन्याओं का विवाह आयोजित हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय थे। समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत आयोजित इस समारोह में अन्य धर्म के दूल्हा दुल्हनों ने भी अपने जीवन साथियों को चुना। सरकार की ओर से सभी दंपतियों को 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी गई। उनके बैंक खातों में 35,000 रुपए नगद धनराशि भेजी गई। शासन ने सभी को 10,000 रुपए कीमत के उपहार भी भेंट किए। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने नव दंपतियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आज जो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम है जनपद लगभग 270 से अधिक जोड़ों का यहाँ पे कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सभी वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि महोदय जो कि प्रभारी मंत्री जी हैं फिरोजाबाद की, वो पहुंचने वाले हैं और उनके सानिध्य में पूरा कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न होगा। पीएम मोदी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का शुभारंभ कल पानीपत से किया, जिसका सीधा प्रसारण महिलाओं ने मेरठ में भारतीय जीवन बीमा निगम के कार्यालय में देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए संबोधन को सुना। बीमा सखी योजना से गांव और शहर की महिलाओं को बीमा क्षेत्र में करियर बनाने का मौका मिलेगा। इससे गोरखपुर मंडल के लगभग 3,000 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। बीमा सखी बनने वाली महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। प्राइम मिनिस्टर सर की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने ऐसा योजना लॉन्च किया है। इसमें एज ग्रुप उन्होंने जो दी है 18 to 70 इयर्स के लिए, वो बहुत अच्छी है ताकि हर महिलाएं इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। मेरा यह प्रयास है कि मैं देश की हर महिला को लगभग इस योजना से जोड़ूं और उनका बचत करवा सकूं और खुद भी अपने आय का स्रोत बना सकूं और हर महिला को सशक्तिकरण में मदद भी करें। और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं सखी बीमा में जुड़ने के लिए। हम लोग को सुविधा दे रहे हैं कि कुछ हम लोग भी इनकम कर सकें
इसके लिए धन्यवाद। और ये योजना उन्होंने बहुत अच्छी निकाली है। इस योजना के थ्रू सब हम सारी लेडीजें सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं और बहुत आगे कुछ कर सकते हैं। वहीं प्रयागराज की बीमा सखी बनी महिलाओं ने भी सरकार का आभार जताया। मोनिका आर्य और बीमा सखी पूनम वर्मा ने कहा कि हम लोग अपनी पूरी मेहनत के साथ इस बीमा सखी योजना से जुड़ेंगे और अपनी और अपने परिवार को एक मजबूत स्थिति में लाएंगे। मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने फीमेल के बारे में इतना कुछ सोचा। जो महिलाएं घर पे बैठी रहती थी उनके लिए एक ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने घर में रहने के साथ साथ भी LIC जैसे कामों को कर अपने घरों में वो सहयोग दे सकती हैं। बीमा सखी योजना आरंभ किया तो उससे एक फीमेल को बड़ा ही फ़ायदा होगा। बिना मतलब उसके साथ ही उनको फर्स्ट ईयर में 7,000 कमीशन, सेकेंड ईयर में 6,000 कमीशन और थर्ड ईयर में 5,000 कमीशन। उसके अलावा जो वो पॉलिसी करती हैं उस कमीशन को ये छोड़ के अलग से उनको सहयोग राशि मिलेगी। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।